प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारी बातचीत के केंद्र में उत्तर प्रदेश है। वो उत्तर प्रदेश जहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक इस बात से मुग्ध रहते हैं कि योगी आदित्यनाथ के रूप में एक लंबे अरसे बाद उत्तर प्रदेश को ऐसा मुख्यमंत्री मिला जिसके चलते कानून का राज एक बार फिर इस प्रदेश में लागू हुआ। मुग्ध रहते हैं कि हेलो योगी आदित्यनाथ की सरकार को लेकर। योगी आदित्यनाथ की सरकार जो 2017 में अस्तित्व में आई थी, लगातार जन समर्थन के साथ अपने आप को विस्तार देती जा रही है, पर वह सरकार इस समय सवाल के घेरे में भी है और सराहना के संदर्भ में भी स्वर चारों तरफ से आ रहे हैं। मसला 2 महीने से बना हुआ अतीक अहमद का। अतीक अहमद जो जनप्रतिनिधि हुआ करते थे, 5 बार के विधायक, 1 बार के सांसद अतीक अहमद, जिनके समाजवादी पार्टी से बड़े गहरे रिश्ते रहे, वह निशाने पर थे। अतीक अहमद लंबे समय से जेल में बंद थे। जेल में जाने की उनकी कार्रवाई को अंजाम मायावती की सरकार में दिया गया था और वही अतीक अहमद चर्चा में तब आए जब उनसे जुड़े हुए एक मसले में मामले के गवाह उमेश पाल की दिन दहाड़े इलाहाबाद में हत्या कर दी गई, जिसे अब हम प्रयागराज के नाम से पुकारते हैं। उमेश पाल की हत्या के मामले में अतीक अहमद के बेटे समेत तमाम लोग के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। अतीक अहमद का बेटा असद पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। अतीक अहमद 2 महीने से लगातार यह बता रहा था कि अब जो कुछ भी चल रहा है इसमें मुझे भी मार दिया जाएगा, मेरे भाई को भी मार दिया जाएगा। उसका कहा हुआ सच हो गया जब 2 दिन पहले अतीक अहमद को अस्पताल ले जाते समय भाई के साथ गोली मार दी गई। 3 युवकों के द्वारा इस गोली कांड को अंजाम दिया गया। तीनों युवकों के संदर्भ में अभी तक समझ पर है कि उन्होंने इस गोलीबाजी को कैसे अंजाम दिया, क्यों अंजाम दिया, किसके कहने पर अंजाम दिया। कहानी यह बताई गई कि इन्हें जल्द बड़ा आदमी बनना था, बड़ा चर्चित होना था, इसलिए इस घटना को अंजाम दिया। दूसरी थ्योरी इस बात को लेकर चल रही है कि कुछ लोगों को यह अंदेशा हो गया था कि अतीक अहमद से अब वो कहलवा लिया जाएगा जिसके चलते सफेद पोश लोग बेनकाब हो जाएंगे, उन्होंने मरवा दिया। और तीसरी कहानी जिसके संदर्भ में समाज का एक बड़ा वर्ग मुग्ध है, उसका मानना है ये थे ही इस लायक पहुंचा दिया गया, ठीक काम हुआ। ये जो ठीक काम के संदर्भ में बात है, हम इसी पर बात करेंगे। हमारा सवाल है अतीक खत्म, सवाल बाकी, यही हमारा आज का विषय है। जानने की कोशिश ये करेंगे कि जब हम आजादी का अमृतकाल बना रहे हैं, उस समय पर लोकतंत्र को ले जाना कहां चाहते हैं। सोशल मीडिया भरा पड़ा है जिसके अंतर्गत बताया जा रहा है कि अतीक के साथ जो हुआ एकदम ठीक हुआ, अशरफ के साथ जो हुआ एकदम ठीक हुआ, इनके साथ यही होना था। पर किसके द्वारा होना था? क्या इनको चौराहे पर गोली मार दी गई ये कमोवेश वैसा ही नहीं है जैसे मामलों में ये आरोपी हुआ करते थे? क्या ये अपने आप में बताता नहीं है कि इस देश की न्यायिक व्यवस्था पर लोगों का भरोसा नहीं रहा, इसलिए इस प्रकार की घटना के संदर्भ में सराहना के स्वर है? क्या ये भविष्य के संदर्भ में यह अंदेशा भी पैदा नहीं कर देता है कि आज अपराधियों के संदर्भ में इस घटना को हम सही ठहरा रहे हैं, आने वाले समय में अगर अपने प्रतिद्वंदियों के संदर्भ में भी सरकारों ने इस रास्ते को अपनाया तब हम क्या करेंगे? और यह आशंका हमारी निर्मूल नहीं है। मानव जाति का इतिहास इसका साक्षी है कि जब जब ऐसी चीजों के प्रति समाज से सराहना के स्वर आते हैं, आने वाले समय को लेकर अंदेशे बढ़ जाते हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि अतीक अहमद के इस तरह से मारे जाने पर जश्न मनाया जाए या इसकी पुनरावृत्ति न हो, ऐसी व्यवस्था के संदर्भ में स्वर बुलंद किया जाए। हमारे साथ इस नाजुक मसले पर चर्चा करने के लिए 5 खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और इस नाजुक मसले पर कुछ तथ्यपरक, कुछ विचारपरक बात करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि जिस प्रकार अग्नि का शमन नहीं कर सकती, उसी प्रकार पाप का शमन नहीं कर सकता है। महान रूसी उपन्यासकार लेखक हुए टॉल्स्टॉय, उन्होंने ये कमाल की बात कही थी। अनुभव था, अनुभव के तहत उन्होंने अभिव्यक्त किया था। इसको हम अपने जहन में रखते हैं, इसके साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 5 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजीव मिश्रा खासतौर पर इस चर्चा के लिए मौजूद है, जो पार्टी इस मसले पर निशाने पर है, पर इस मसले को लेकर मुखर भी है, अर्थात समाजवादी पार्टी। उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक यादव जी भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ सखाराम सिंह जी हैं, बहुत सम्मानीय हस्ती हैं, रिटायर्ड न्यायमूर्ति हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, वह हमारे साथ हैं। हमारे साथ राम निवास जी हैं, पूर्व पुलिस महानिदेशक हैं छत्तीसगढ़ के। साथ ही हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं, तटस्थ राय देने के लिए मौजूद हैं, जाने माने पत्रकार। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम संजीव मिश्रा जी से करना चाहते हैं और संजीव मिश्रा जी से समझना चाहते हैं
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सराहना के स्वर की झड़ी लगा दी। क्या बात करें, मंत्री की या प्रदेश अध्यक्ष जी की, सभी बता रहे हैं, अपने अपने तरीकों से इसको आध्यात्मिक स्वरूप दे रहे हैं। पाप पुण्य का हिसाब इसी जन में हो जाता है, इसी धरती पर हो जाता है। आपसे जानना ये चाहते हैं, पाप पुण्य का हिसाब तो इस धरती पर होता ही है, तभी तो इतनी अदालतें हैं। इन अदालतों के होते हुए अतीक अहमद और अशरफ के संदर्भ में फैसला पुलिस की हथकड़ियां लगी होने के दौरान, पुलिसकर्मियों की मौजूदगी के दौरान सड़क पर हो गया। यह आपके लिए शर्म का विषय है या गर्व का विषय है? ये जानने में देश की बड़ी दिलचस्पी है। थोड़ा बताएंगे संजीव जी, क्या समझे हम इसे? हिमांशु जी, ये बात सही है कि जो घटना हुई है वो घटना अप्रत्याशित है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता पर कोई उंगली उठाने से पहले मुझे लगता है कि ये जरूर कहना होगा कि उत्तर प्रदेश की वही ये पुलिस है जिस पुलिस के समय में कोई माफिया हावी नहीं हो पाया, और जिस माफिया ने अगर इस तरीके की वारदात की है तो पुलिस प्रशासन ने उसको माकूल जवाब भी दिया है। ये तो एक तरफ की बात। दूसरी तरफ की बात यह है कि कुछ राजनीतिक दलों जरूर थे जिनको जनता लगातार सहन कर रही थी, और उन राजनीतिक दलों ने ऐसे माफियाओं को न सिर्फ संरक्षण दिया बल्कि पाल पोस करके इनको राजनीति में विधायक और सांसद भी बनाया। मेरे कहने का यह मतलब है कि जनता बहुत भली भांति जान रही है। लगातार अब 2014 और 17 के बाद से उत्तर प्रदेश में और देश में जवाब दे रही है। जो राजनीतिक दल इस तरीके के माफियाओं को पाल रहे थे उनको जनता ने सबक सिखाया है। ये जरूर है कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए थी, और इसके लिए ही न्यायिक वो बनाई गई है। मुझे लगता है कि उसका निर्णय आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा, और इसमें जो लोग भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। जी, आप बहुत जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, आपकी बात की बड़ी महत्ता है हमारे लिए। हमने कहा ये अप्रत्याशित है। दो बयान आपसे साझा करता हूं और फिर समझूंगा ये अप्रत्याशित कैसे है। एक बार सुनिए बयान। हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया, और एक सवाल कोई कर रहा था कि समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। ये सही नहीं है, करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। ये सही नहीं है, करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। ये जाओगे 2 हफ्ते में, फिर तुमको निकालेंगे जेल से और निपटा दिए जाओगे। माननीय चीफ जस्टिस को और इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को और माननीय मुख्यमंत्री को मेरा बंद लिफाफा पहुंच जाएगा अगर मेरी हत्या होती। तो माननीय संजीव मिश्रा जी, जिस घटना को आप अप्रत्याशित बता रहे हैं, मारे गए अतीक अहमद और अशरफ दोनों ने बाकायदा ये बताया था हमें मार दिया जाएगा। उन्होंने कहा था हमें मार दिया जाएगा, वो मार दिए गए। क्या कहें इसे? आपकी विफलता, आपकी अक्षमता, आपकी नाकामी, कानून के संदर्भ में भरोसे का उठ जाना, और जो सरकार इस बात पर मुग्ध थी कि हमने माफिया को खत्म कर दिया। क्या माफिया को खत्म किया आपने? जो उमेश पाल ने इस अतीक अहमद के खिलाफ आवाज बुलंद की थी, उसको आप बचा पाने में नाकाम रहे। यह आपने माफिया को खत्म किया। जिस अतीक अहमद के संदर्भ में अदालत से सजा की मिसाल बननी चाहिए थी, उसे 3 गुंडों ने बीच सड़क पर गोली मार दी पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में। इसमें आपको शर्म अनुभव नहीं हो रही? आप इसे महज अप्रत्याशित बता रहे हैं, बाकी लोगों पर दोष लगा रहे हैं। आप अपनी नाकामी के संदर्भ में कब स्वीकारेंगे कि हां, हम उस दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाए जो सरकार के तौर पर हमें निभाना था? हिमांशु जी, ये आपकी बात निश्चित रूप से मजबूत है, मैं इस बात को मानता हूं जी, लेकिन केवल पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा देना कि ये आपकी विफलता है, पुलिस की विफलता है, मुझे लगता है कि ये उचित नहीं होगा जी। इसलिए मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ कोई माफिया, कोई गुंडा, कोई अपराधी इस तरीके से पनप नहीं पाया, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बिल्कुल 0 टॉलरेंस की नीति है। उन्होंने किसी तरीके से किसी तरीके माफिया को कहीं
संरक्षण नहीं दिया जी। और जिस माफिया ने मुंह उठाने की कोशिश की, सर उठाने की कोशिश की, निश्चित रूप से यही उत्तर प्रदेश की पुलिस है जिसने उनका सर कुचलने का काम किया। संजीव भैया, एक सीधा सवाल करता हूं, आने वाले समय में सनद रहेगी। जिन लड़कों ने ये हत्या की उन्होंने नारे भी लगाए, वीडियो सामने है किस तरीके से गोली मारी गई। आपसे जानना ये चाहता हूं कि आप लोग कई बार उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे समाज में, क्या माने अतीक अहमद की सरेआम हत्या के संदर्भ में 3 अभियुक्त जो गिरफ्तार हुए उन पर फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलेगा? क्या अगले 1 महीने 2 महीने के अंदर ही इनको सजा सुनाई जाएगी और ऐसी सजा सुनाई जाएगी जो मिसाल बन सके? सजा क्या सुनाई जाएगी ये तो अदालत का काम है, पर सजा फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से हो, क्या यह भरोसा आपके माध्यम से मिलेगा? या अतीक अहमद 40 साल तक किसी मामले में सजा नहीं पाए, तो ये 3 जो छोरे दिखाई दे रहे हैं अपने आप में मुग्ध हो रहे हैं और लोग सोशल मीडिया में इनकी प्रशंसा में कसीदे लिख रहे हैं, कुछ समय में बाहर दिखेंगे हमें मुस्कुराते हुए जमानत पर? हिमांशु जी, मैं नहीं समझता हूं कि ये इस तरीके की स्थितियां होंगी। साल जरूर बनेगी जी। आ जाने दीजिए, रिपोर्ट आने दीजिए। जो न्यायपालिका की तरफ से एक कमेटी बनाई गई है उसकी रिपोर्ट आने दीजिए। मुझे लगता है इसमें जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। एक चीज। दूसरी चीज, जो आप इन 3 लोगों, 3 नौजवानों की बात कर रहे हैं, ये अपराधी हैं, ये क्रिमिनल हैं, इनका पुराना रिकॉर्ड भी है, ये घर से भी काफी समय से अलग चल रहे हैं और जिस तरीके की वारदात इन्होंने की है ये वारदात अक्षम्य है। इनको कहीं किसी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। इतना जरूर कहूंगा कि जो आपको एक पुलिस की तरफ से जो थोड़ा सा मुझे लगता है कि जिसको मैंने अप्रत्याशित शुरू में कहा, उस पर भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी उस पर भी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। वहां पर भी जो भी इसमें हीला हवाली दिखाई देगी उस पर भी सख्त कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, ये वो पुरानी सरकारों की तरह नहीं जो गुंडों अपराधियों को पाला करते थे। संजय जी, कब तक मुग्ध रहेंगे आप? गुंडे बदमाशों को पाला करते थे, उमेश पाल आपके रहते हुए मारा जा रहा है, अतीक अहमद को गुंडों के द्वारा 20 सड़क में मारा जा रहा है। विचार कीजिएगा। पर मैं आना चाहता हूं सम्माननीय अशोक यादव जी के पास। हृदय द्रवित है समाजवादी पार्टी का, ऐसा उसके नेताओं की प्रतिक्रिया से लगता है। किस बात पर इतने परेशान है? आपका पुराना नेता मारा गया, इस बात पर परेशान है। एक व्यक्ति जिसने सरेआम अपने साथियों के साथ एक मामले के गवाह की हत्या की, वह एनकाउंटर में मारा गया, उसमें भी आपका हृदय फटफट गया। तो बताएंगे अशोक यादव जी, समाज में संदेश क्या देना चाहते हैं कि लोग किसी भी किस्म का अपराध करें, उनके संदर्भ में पुलिस का काम हाथ जोड़ के खड़े रहना है। अगर वो उनके संदर्भ में कार्रवाई करती है तो ठीक नहीं रहता, समाज में संदेश ठीक नहीं जाता। क्या कहता है अशोक जी, चाहते क्या है आप? जी अशोक जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन रहा हूँ जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है क्या सर? जी अशोक जी, बिल्कुल आ रही है। हाँ, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा में बोल रहे थे कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे जी, तो उनकी इस बात को मैं इस तरह से ले जाना चाहता हूँ कि उनका जो ये स्टेटमेंट था विधानसभा में माफियाओं को लेकर के था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने स्वजातीय माफियाओं को संरक्षण दिया सत्ता के नीचे, उससे यह बात साबित होती है कि वो माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की उनकी मंशा नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक लाभ लेने की मंशा के तहत टारगेट करके, एक रिलीजियस रूप से टारगेट करके 2 माफियाओं पे कार्रवाई की जा रही थी। और इसका लाभ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब तक किसी चुनाव के पहले वो हिंदू मुस्लिम या पाकिस्तान टाइप का कुछ टॉपिक न गर्म कर ले, उसका चुनावी एजेंडा पूरा नहीं होता है। तो इसी क्रम में पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगी हुई थी कि किसी तरह से इस माफिया को खत्म करने का उनका टारगेट बिल्कुल नहीं था। अगर उनका टारगेट रहता तो मैं फिर कह रहा हूं कि उनके, हमारी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ 10-12 माफियाओं की लिस्ट उन्होंने जारी किया, जिनमें मुख्यमंत्री के स्वजाती माफिया हैं और 103, 104, 84, 85 इस तरह के केसेस उनके ऊपर हैं। तो ऐसे माफियाओं के ऊपर भी कार्रवाई होती, लेकिन सरकार की मंशा तो सिर्फ राजनीतिक लाभ लेना है और वो भी हिंदू मुस्लिम करके लाभ लेना है। इसीलिए टारगेट करके उत्तर प्रदेश के 2 माफियाओं को सिलेक्ट किया गया, एक अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी।
जी। और दूसरी बात कि जब इस तरह की वारदात प्रयागराज में हो रही है कि जब पुलिस अभिरक्षा में लगभग 1.5 दर्जन पुलिसकर्मी है उसके और 44 फायरिंग करते हैं और पुलिस रिटेलिएट नहीं कर पाती है। पुलिस न तो उनको रोकने का प्रयास करती हुई दिखती है और न ही तो कोई फायरिंग पुलिस की तरफ से डिफेंस में की जाती है। ये बड़ा ही मतलब संदेहास्पद मामला है कि क्या ये घटना जो अभी हमारे भाजपा के मित्र कह रहे थे मिश्रा जी, ये बड़ी अप्रत्याशित घटना है, लेकिन जो घटना का वीडियो जनता देख रही है उससे ये कहीं से नहीं लग रहा है कि ये अप्रत्याशित घटना है। लग रहा है कि ये स्क्रिप्टेड घटना है, लग रहा है कि ये प्री प्लान घटना है। तो ये तो घटना का तभी ट्रांसपेरेंसी रूप से इसका जांच जब सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में या सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में होगा तभी इस घटना का पर्दाफाश हो पाएगा। क्योंकि अशोक जी, मेरे 2-3 सवाल हैं आपसे, आपने सारी बात कह ली। एक तो ये जानना चाहता हूं, आप समेत आपकी पार्टी के नेता इतने दुखी या परेशान क्यों हैं अतीक अहमद को लेकर? बोले इन्होंने टारगेट करके उन्हीं को किया, बाकी लोगों को नहीं किया। तो अतीक अहमद क्या है? फ्रीडम फाइटर हैं, देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किए हुए हैं, या एक आदतन अपराधी रहे हैं जिसने आतंक के बल पर अपने आप को जनप्रतिनिधि के तौर पर चोला पहनाया था? जिस तरीके के संगीन मामले, और अभी हाल ही में तो उन्हें एक मसले में उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई, तो साफ दिखता है कि आदतन अपराधी थे, संगठित अपराध करते थे, लोगों का जीना हराम किए हुए थे, लोगों को मरने मारने के संदर्भ में उन्हें कोई गुरेज नहीं था, इस किस्म के शख्स थे। इसके लिए इतनी हमदर्दी, इतनी हिमायत आपकी किस लिए? एक तो ये समझना है। दूसरा, आप अतीक अहमद के संदर्भ में तो बोल रहे हैं कोई फायरिंग नहीं हुई, स्क्रिप्टेड लगता है। अब असद के संदर्भ में फायरिंग हुई, दोनों तरफ से गोलियां चली तो भी आपको दिक्कत, गोली नहीं चली तो भी आपको दिक्कत। कुल मिलाकर दिक्कत किस बात को लेकर है? हिमांशु जी, एक अपराधी मारे गए, पर चूंकि वो मुसलमान है इसलिए समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि उनके पक्ष में पैरवी करे। इसी से देश को संदेश देंगे, इसी प्रदेश को संदेश देंगे, या सुनिश्चित करेंगे किसी हद तक तो हमारा एक वोट बैंक है सुरक्षित रहे, देखो आप सही हो या गलत हो, हम आपके साथ हैं, इस संदर्भ में आप भरोसा रखो, यही है। हिमांशु जी, देखिए, पहले आपने सवाल पूछा कि अतीक अहमद के प्रति इतना हमदर्दी क्यों है जी। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या समाजवादी पार्टी का कोई एक नेता का नाम बताइए जिसने अतीक अहमद के प्रति हमदर्दी दिखाई हो जी। समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जो कानून सम्मत कार्रवाई होती है, जो सीआरपीसी आईपीसी के तहत जो माननीय न्यायालय के द्वारा जो कार्रवाई, अगर फांसी की सजा बनती थी तो फांसी की सजा होनी चाहिए थी जी। क्या गांधी जी के हत्यारे गोडसे का इनकाउंटर हुआ था? क्या जी। फांसी हुई थी ना जी। 26/11 के जो आतंकवादी थे पाकिस्तान से, उनका इनकाउंटर हुआ था क्या? उनको फांसी दी गई थी। माफ कीजिएगा, आपने एक सवाल किया ना, आपकी पार्टी के एक बड़े नेता है राम गोपाल यादव, उनका नाम है, मुझे लगता है शायद आपने उनका बयान नहीं पढ़ा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मीडिया ने गैंगस्टर बना दिया। कभी कभी कुछ घटनाएं हो जाती हैं, बड़े बड़े लोगों से हो जाती हैं, यहां ऐसे बड़े बड़े लोग पदों पर बैठे जो बम फेंक कर 10-15 लोगों को मरवा देते हैं, तब उनका कोई गैंगस्टर नहीं कहता। इतने मामले बताए गए, लेकिन किसी में भी अतीक अहमद दोष सिद्ध नहीं हुआ। फर्जी मुकदमे रोज लोगों के खिलाफ लिखाए जाते हैं। अतीक अहमद 4 बार के विधायक और फूलपुर से सांसद रहे हैं, ऐसा थोड़े गुंडा बर्दाश्त हैं, 3 बार निर्दलीय भी जीते हैं। ये राम गोपाल यादव जी का कहना है। इसे हिमायत नहीं बोलते, इसको समर्थन देना नहीं बोलते, इसको पैरवी करना नहीं बोलते। तो आप बताइए इसको क्या समझे हम? हिमांशु जी, जो प्रोफेसर साहब के बयान की बात आप कर रहे हैं जी, उनका बयान तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह कोई बयान उनका आया है, मैंने तो नहीं कहीं देखा। लेकिन उनका एक बयान मैंने देखा है जो उन्होंने कहा है कि ये घटना स्क्रिप्टेड है, ये घटना वेल प्लान्ड है। इस बात का उन्होंने जिक्र किया था और हमदर्दी नहीं उन्होंने दिखाई थी। और दूसरी बात जो अभी आपने पूछा कि क्या अतीक अहमद के मतलब इनकाउंटर के दौरान जो फायरिंग हुई और जो असद के दौरान फायरिंग हुई, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं? डिफरेंसेस, बेसिक डिफरेंसेस ये है कि जब ये बताइए पुलिस का काम क्या होता है? अगर पुलिस अभिरक्षा में कोई अभियुक्त है तो पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम उसको प्रोटेक्ट करना होता है और ये संवैधानिक उसका दायित्व होता है प्रोटेक्शन। लेकिन क्या पुलिस अपने उस दायित्व का 1% भी निर्वहन की या करने की कोशिश की? पूरा देश दुनिया ने देखा कि पुलिस बिल्कुल तमाशबीन बनी बैठी है, खड़ी थी। लग रहा था पुलिस ये बोल रही हो कि अच्छा मार दिए, अच्छा आओ अब तुम जो आत्मसमर्पण कर दो।
ये इस तरह से कुल मिलाकर पुलिस की भूमिका को लेकर सवाल उठा रहे अशोक यादव जी, और ये सवाल तो हम भी उठा रहे हैं। संजीव मिश्रा जी के पास उसका जवाब नहीं था, लेकिन रामनिवास जी तो बड़े अनुभवी पुलिस अधिकारी हैं, तकरीबन 35-37 साल उन्होंने पुलिस सेवा में बिताए। रामनिवास जी ये बताइए, पूरे मसले के अंदर पुलिस की नाकामी है या पुलिस की सफलता है? अतीक अहमद को अब और नहीं जिंदा रहना चाहिए था, एक वातावरण ऐसा बना था, उस उद्देश्य में पुलिस सफल हो गई, या पुलिस चाहती थी अतीक अहमद जिंदा रहे, अतीक अहमद अदालत में आए, अदालत से सजा पाए, पुलिस विफल हो गई। उलझन है हमारी, थोड़ा सुलझाएंगे आप? इतने अनुभवी पुलिस अधिकारी रहे हैं आप। ये डॉक्टर हिमांशु जी, पुलिस का दायित्व है कि वो उसकी अभिरक्षा में था, उसकी सुरक्षा करते। इसमें पुलिस की ये कहें कि वहां पे एक तरीके से हम कहेंगे अक्षमता जरूर रही, लेकिन पुलिस उसको जरूर चाहती थी कि कानूनी दायरे में उसको सजा मिले जी। जिस प्रकार की स्थिति वहां पे थी कि यदि पुलिस वहां फायरिंग करती तो कम से कम 10 से 15 लोग और भी मारे जाते जी। तो पुलिस ने एक तरीके से कि जो भी वहां पे प्रभारी रहा होगा या साथ में रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से वीडियो हमने देखे हैं उसमें पुलिस के पास कोई कि वो आते हैं भी पत्रकार के रूप में और प्रश्न करते हैं और उसके बाद वो फायरिंग करते हैं, तो यदि पुलिस उसमें रिटेलिएट करती उस समय तो उसमें कैजुअलिटी और अधिक हो जाती। तो इस प्रकार से हम ये जरूर कहेंगे, क्योंकि पुलिस अभिरक्षा में मारा गया, तो पुलिस की इसीलिए वहां पे उत्तर प्रदेश पुलिस ने 17 पुलिस कर्मियों को दंडित किया है, सस्पेंड किया है, विभागीय कार्रवाई होगी और उनके ऊपर कार्रवाई जो है, क्योंकि कोई भी पुलिस कर्मचारी ये नहीं चाहता है कि वो अपने आप को वहां पे शहीद कर दे। वो विभागीय कार्रवाई में उनको 100% सजा मिलेगी, चाहे उनको नौकरी से निकाला जाए, चाहे उनकी पनिशमेंट दूसरी दी जाए, चाहे वेतनवृद्धि रोकी जाए, उनके ऊपर असर पड़ेगा। और जो हमारे कुछ साथी कह रहे हैं स्क्रिप्टेड है, ये पूर्णतः, क्योंकि पुलिस की कार्य प्रणाली में जैसे वो जब साथ साथ चल रहे हैं तो जरूर थोड़े कैजुअल हो जाते हैं उनसे कि भाई वो हर पत्रकार पूछ रहे हैं, पत्रकार साथी पूछ रहे हैं, एक तरीके से पूरा ये था, उनको भी ये था कि इस प्रकार की घटना संभावित नहीं है, इसलिए वो भी उस प्रकार में एक प्रकार से। मेरे दो सवाल हैं आपसे। एक तो सवाल ये है कि अतीक अहमद और वो उसका भाई दोनों बता रहे थे कि हमें मार दिया जाएगा, लगातार कह रहे थे, कोई मायने नहीं इसके। एक दूसरा, ऐसा गंभीर किस्म के अपराधों से जुड़ा हुआ व्यक्ति, जिस तरीके से साबरमती से लेकर उत्तर प्रदेश की बार बार यात्रा कराई जा रही थी, अतीत की घटनाएं, ऐसे ही गाड़ियां जाती हैं, कब अचानक टायर फट जाता है, कब गाड़ी अचानक पलट जाती है, कब अचानक भागने की कोशिश हो जाती है, भागने की कोशिश में रोकने की कोशिश की जाती है, रुकता नहीं है इसलिए गोली चलाई जाती है और व्यक्ति मर जाता है। किससे बहुत हो गए उत्तर प्रदेश में। क्या कहते हैं अतीक अहमद के संदर्भ में? वाकई बचाने की कोशिश थी रामनिवास जी, अपनी बिरादरी के संदर्भ में आपने कहा कि कार्रवाई होगी, किन पे कार्रवाई होगी? वो जिसमें ये कहते हैं कि प्रकरण के अंदर उसको जो ले जाके, क्योंकि एक तो ये था कि या तो उनको फ्लाइट से लाया जाए या उस तरीके से लाया। यदि फ्लाइट से लाते तो आम जनता कहती कि इतने बड़े माफिया को फ्लाइट से लेके आ जाते हैं, और तो इस प्रकार से जो एक सामान्य प्रक्रिया थी उत्तर प्रदेश पुलिस ने वो प्रक्रिया अपनाई थी, और उस प्रक्रिया में कहीं भी कोई दोष नहीं था, पूरे रास्ते उसको सुरक्षित रखा, पूरे रास्ते उसको लेके आए जी। दूसरा, माननीय न्यायालय के अंदर प्रस्तुत किया, माननीय न्यायालय के अंदर प्रस्तुत करने के उपरांत उसको जो भी रिमांड मिला उसमें पुलिस पूछताछ कर रही थी, जिसमें ये कहा गया है कि अरे वो बताइए आप, इसमें तो हो गए मुग्ध, देखो कितनी बढ़िया तो सुरक्षा दी थी, अब वहां पे कैजुअल हो गए थे बढ़ गए। सवाल तो दूसरा भी उठा हुआ है, उसका उत्तर मुझे वैसे सखाराम सिंह जी भी देंगे, पूर्व न्यायमूर्ति, लेकिन आपसे भी सवाल कर लेते हैं। इतनी काबिल पुलिस, इतनी क्षमतावान अफसर, इतना ही मजबूत तंत्र, तो अतीक अहमद के ऊपर इतने मामले लगे 40 साल के अंतर्गत, हत्या के लगे, हत्या कराने के लगे, अपहरण के लगे, एक मामले में सजा न दिला पाए। अपनी इस काबिलियत के संदर्भ में, इस विलक्षण योग्यता के संदर्भ में, इसमें भी कुछ प्रशस्ति आ जाए। ये देखिए उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कमाल का काम करती है। ऐसे गंभीर मामलों के आरोपी के संदर्भ में भी दोष सिद्ध होने में 40-40 साल हम लगा देते हैं, सिद्ध नहीं होता। इसके संदर्भ में तो कुछ बताइए रामनिवास जी, ऐसा कमाल कैसे होता है? वो तो इसमें तो ये डॉक्टर साहब, पुलिस की भी लापरवाही रहती है, विवेचना में जो एक प्रकार से लापरवाही रहती है कि जो तथ्य इकट्ठे नहीं किए, एविडेंस। ऐसा तो नहीं, आप बहुत लिहाज कर जा रहे हैं रामनिवास जी, ये लापरवाही रहती है या मिली भगत रहती है? सीधा सवाल करूंगा ना, किस बात का डर?
नहीं, देश में कानून का राज है, देश में लोकतंत्र है, सवाल हो तो सीधे हो, उत्तर भी सीधे मिले। और अब तो आप सेवानिवृत्त हो गए, जरा खुल के कहिए ना, लापरवाही के कारण ऐसा हुआ अतीक अहमद के संदर्भ में? नहीं, मिली भगत भी रहती है कि जो पुलिस अधिकारी जब वो एक तरीके से पावर में है तो उसके वो जो एविडेंसेस है वो कमजोर कर दिए जाते हैं, और उसके बाद वो जब माननीय न्यायालय में जाते हैं तो उनको भी कुछ समक्ष में मिलता नहीं है, तो वो भी फिर उसमें ढिलाई करके कि भाई चलो इसमें कोई एविडेंसेस नहीं है, कोई हमारे तथ्य नहीं है, तो छोड़ दिए जाते हैं जी। ये तो एक पुलिस प्रक्रिया का जो जिसमें कि कहें कि काफी सुधार की जरूरत है, और पूरे ही तंत्र में सुधार की जरूरत है। पुलिस का जो न्यायालयीन प्रक्रिया है उसमें लेके पुलिस प्रक्रिया। एक सवाल और लूंगा रामनिवास जी, फिर मैं सखाराम सिंह जी के पास चलूंगा। कुल मिला के क्या मानते हैं आप, जो फैसला अदालत में होना था वो सड़क पर हुआ, तंत्र नाकाम हुआ इसलिए हुआ या नहीं हुआ? अदालत में ही फैसला होना था, इसमें तंत्र नाकाम रहा है, ये तो 100% बात सच है, इसमें कोई तो तंत्र नाकाम रहा, रामनिवास जी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। और इस तंत्र की नाकामी के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएं, सरकार को, पुलिस को, वकील को, या उन जजेस को जो समय रहते फैसले ही नहीं देते? क्या कहते हैं सिंह साहब, जो फैसला एक लोकतांत्रिक देश में, एक कानून का राज वाले देश में अदालत में होना चाहिए था, उसका फैसला सड़क पर होता हुआ दिख रहा है। लोग ताली बजा रहे हैं, जबरदस्त है, न्याय हो गया। सत्ता में बैठे हुए लोग बोल रहे हैं आसमानी फैसला है, पाप पुण्य का फैसला यही होता है। क्या कहते हैं सिंह साहब, यही देश बनाने चले थे हम? देखिए डॉक्टर हिमांशु जी, अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ का जो भी बैकग्राउंड था जी, वो किसी से छिपा नहीं जी, लेकिन मैं ये मानता हूं कि पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए जो इन दोनों की हत्या हुई उसमें प्राइमा फेसी पुलिस के पार्ट पर लाइफ पाया जाता है, और इसीलिए वो समय सस्पेंड भी किए गए हैं। देखिए पुलिस को मेरा जो मानना है, ऐसा नहीं है कि इतना सेंसिटिव मामला था जी, तो उनके पास जाने के लिए जो चाहे मीडिया कर्मी के नाम पर आ रहे हो चाहे जिस नाम से भी आ रहे हो जी, तलाशी लेनी चाहिए थी जी। तलाशी को जो उनको जाने दिया गया ये गलत है, ये प्राइमा फेसी मेरे हिसाब से जी ये गलत था। ये लाइफ पुलिस के पार्ट पर है, और कानून के लिहाज से जो उनकी हत्या हुई है पुलिस अभिरक्षा में वो गलत है, मैं इतना मानता हूँ। बकिया इनका जो दोनों का बैकग्राउंड था उसमें जाने की जरूरत नहीं है। आज का जो आपका डिबेट है उसका मतलब यही है, उसका ऑब्जेक्ट यही है कि भाई ये सही है या गलत है। तो मेरे ख्याल से इसमें पुलिस के पार्ट पर लाइफ है और प्राइमा फेसी केस बनता है, इसीलिए। पर सिंह साहब मामला तो दूसरी ओर जा रहा है ना। आप समाज की प्रतिक्रिया देखिए, सोशल मीडिया को अगर हम समाज की प्रतिक्रिया के तौर पर एनालाइज करें तो वो अगली बारी के संदर्भ में नाम उछाल रहे हैं। आशय हो गया है कि वंस मोर जैसा माहौल उत्तर प्रदेश में बन रहा है। इतने मार दिए 183 हो चुके हैं, 184, 185 पिक्चर आई थी अब तक 56। उस किस्म की फिल्म बनाने की बात जैसे उत्तर प्रदेश में बनाने की होड़ मची हुई है, उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे जी। मास मेंटालिटी कैसे होती है, भीड़ में कैसे भीड़ तंत्र काम करती है, उन्हें राइट और रॉन्ग का कोई सवाल नहीं होता जी। लेकिन जो कानून के निगाह से बात है तो कानून के निगाह से यही है कि जो पुलिस अभिरक्षा में इन दोनों की हत्या हुई है वो गलत हुई है। और उससे साहब आप केवल इस पे क्यों जाना चाहते हैं कि पुलिस अभिरक्षा में जो हत्या हुई वो गलत हुई? एक आम नागरिक होने के नाते मेरा आपसे सवाल यह है कि अदालत में अतीक अहमद के संदर्भ में इतने मुकदमे चल रहे थे, जिस बसपा विधायक राजू पाल की हत्या का मसला था जिसमें उमेश पाल एक महत्वपूर्ण गवाह था, वो घटना 2005 की थी। 2023 तक उस मसले में फैसला नहीं आया। 18 साल तक एक जनप्रतिनिधि जिसको सरेआम मारा गया उसके संदर्भ में 18 साल में फैसला नहीं दर्ज की अदालत। किस फैसले के संदर्भ में और किस अदालत के संदर्भ में लोगों का भरोसा रह जाएगा? केवल पुलिस दोषी, अदालत के संदर्भ में आपके मन में कोई गुस्सा, कोई आक्रोश, कोई नाराजगी नहीं? गुस्सा के सीमा से हम अलग परे हो गए हैं जी। मुझे घटना के बारे में न पाप न पुण्य जी, दोनों का अतिक्रमण कर दीजिए तब समाज बनेगा जी। जब तक पाप और पुण्य का भेद रहेगा
ड्युअलिटी रहेगी तब तक घटनाएं होती रहेंगी जी। अद्वैत की बात फिलॉसफी हमारा जो अध्यात्म की बात करती है जी, जब अद्वैत आ जाएगा तब ये सब खत्म हो जाएगा जी। इसलिए पाप और पुण्य की बात हम यहाँ नहीं करेंगे जी। आप पुण्य अध्यात्म में जाइए, वहाँ इसी जन्म में कर्म का फल जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि जैसी करनी वैसी भरनी जी। तो हर आदमी को अपने कर्म का फल मिलता है, चाहे अभी मिले चाहे आगे मिले, चाहे देर सवेर चाहे अगले जन्म में मिले, जी। मिलता हर आदमी को अपने कर्म का फल। तो ये सब होता है, अदालतों में जो फैसले होते हैं उसमें देरी हो रही है, ये जो अदालत भी मान रही है। सर्वोच्च न्यायालय भी कई मुकदमों में कहा कि देरी है, पेंडेंसी ज्यादा बढ़ गई है, तो उसके लिए तमाम एक आदमी जिम्मेदार नहीं है जी। आप समाज के लोग भी जिम्मेदार हैं। आप देखिए कि समाज के कितने लोग हैं जो सच्ची गवाही देने जाते हैं जी। कोई गवाही सच्ची नहीं देने जाता, तो जब सच्ची गवाही गवाह नहीं मिलेंगे क्या तब इसमें क्या तो सच्ची गवाही कोई देगा कैसे? उमेश पाल ने दी ना गवाही, क्या मिला बदले में? अतीक अहमद को सजा मिली या उमेश पाल को गोली मिली? सवाल है ना। अगर 2005 के मसले को उठाते हुए उमेश पाल 3 बार हमले का शिकार हुआ, पर कुल मिलाकर उसे अपनी गवाही के एवज में एक और गोली नसीब हुई, सिंह साहब, तो इसमें आप टिप्पणी तो करेंगे ना? आप जैसा अनुभवी कानूनविद अगर टिप्पणी नहीं करेगा तो हम किसके पास जाएंगे उम्मीद से? कोई भी जस्टिफाई उसको नहीं कर सकता, लेकिन जो चर्चा का विषय है जी, जिस तरह से पुलिस अभिरक्षा में इन दोनों की हत्या हुई, उसमें पुलिस का जो मेरे ख्याल से लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ पुलिस जरूर है, ऐसा मैं मानता हूं। बकिया सारी चीजें तो डिस्कशन के लिए बहुत सी चीजें हैं, बहुत से फैक्टर्स हैं, क्यों अदालतों में देर हो रहा है, गवाह नहीं मिलते। मैंने बताया ना कि कोई आदमी ईमानदारी से गवाही नहीं देता, ईमानदारी से गवाही सही आ जाए तो मुकदमे जल्दी फैसले हो जाए और सब कुछ हो जाए, तो अदालत भी मजबूर होती है, बिना गवाही के फैसला कर नहीं सकती। अदालत भी मजबूर होती है, हर कोई मजबूरी है। अगर कोई मगरूरी के साथ है तो केवल अपराधी है देश में, ये हालात है। मेरे साथ प्रेम कुमार जी हैं। प्रेम कुमार जी, तर्क की बाढ़ आ रखी अतीक अहमद की सरेआम हत्या को सही ठहराने के लिए। लोग बता रहे हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप यूनिवर्सिटी में भरा पड़ा है, ये गलत तरीके से तो मारा गया, द्रोण भी थे, गलत तरीके से भीष्म पितामह भी मारे गए थे, तो अतीक अहमद के संदर्भ में भी अगर मार दिया तो क्या गलत हो गया? कुल मिला के स्थापना तो धर्म की जा रही थी, तो क्या बोलते हैं आप, धर्म की स्थापना हो गई? जी डॉक्टर हिमांशु जी, आप जिस काल की चर्चा कर रहे हैं जी, उस समय धर्म की स्थापना के लिए युद्ध ही रास्ता हुआ करता था जी। और हम जिस लोकतंत्र में जी रहे हैं इसमें धर्म की स्थापना के लिए पूरा हमारा 3 पिलर एक्टिव होता है जी, और तीनों पिलर मिल करके धर्म की स्थापना करते हैं। तो उस हिसाब से देखें तो ये नासमझी है कि जो लोग इस तरीके से बोल रहे हैं जी। ये घटना जो घटी है, हम इसको अभी तक मोटिव ऑफ क्राइम जो है इस पर हम कोई खोजबीन नहीं कर रहे हैं जी। जब तक मोटिव ऑफ क्राइम नहीं सामने आएगा तब तक दोषी भी नहीं सामने आएंगे, षड्यंत्र भी सामने नहीं आएगा, कुछ भी सामने नहीं आएगा जी। अब मोटिव ऑफ क्राइम क्या होगा जी? कि इसको मारने या कोई किसी ने प्रतिद्वंदिता में मार दिया तो वो 3 नौजवान लड़के 22-23 साल के लड़के, उसके इस माफिया डॉन से कौन सी प्रतिद्वंदिता हो गई जी? एक प्रश्न है। अब जिन अफसरों को खुलेआम अतीक अहमद धमकी दे रहा था कि मेरे बेटे को जिसने भी एनकाउंटर किया किसी को छोड़ूंगा नहीं, और ये मीडिया ट्रायल के जरिए आ रहा था मीडिया में जी, क्या उन अफसरों की भूमिका है इनको खत्म करने में कि अगर अतीक बच गया तो हमारी तो जान नहीं, हमारी ये मोटिव है क्या जी? तो अगर ये मोटिव है तो फिर पुलिसकर्मी का इस्तेमाल और दुरुपयोग हुआ। मैं अगर लगा करके ही बात कर सकता हूं, और अगर वो बात है कि मिट्टी में मिला दूंगा वाला जो संदेश है जी, उस संदेश की कड़ी में ये घटनाएं घटी हैं तो ये फिर पॉलिटिक्स इसमें शामिल है, पॉलिटिकल लोग इसमें शामिल हैं। तो मोटिव क्या है यहीं पर सब कुछ है, और जो जांच के लिए कमेटी बनाई गई है वो अगर इसको इस रूप में देखे मोटिव निकाल कर सामने ला दे तब तो जांच होगी। तो यही होगा कि 3 अपराधियों ने एक अपराधी को मार 2 अपराधी को मार दिया, इससे ज्यादा फिर इस घटना का कोई सिग्निफिकेंस नहीं दिखेगा हमें। लेकिन ये घटना
आप जो बता रहे हैं कि सोशल मीडिया में इम्पैक्ट है, देश में इम्पैक्ट है, और जो असर है, ये घटना बताती है कि ये सिंपल घटना नहीं है, राजनीतिक भी है, धार्मिक भी है और आपराधिक भी है। ये तीनों का कॉकटेल है ये घटना, और इसलिए इसका उस रूप में इम्पैक्ट जा रहा है। तो इसको रोकने की जब बात आएगी तो राजनीतिक रूप से भी रोकना होगा, धार्मिक रूप से भी रोकने की जरूरत होगी। अभी हमारे जज साहब आध्यात्मिक बातें कर रहे थे लेकिन अगले जन्म में सजा देने का प्रावधान हमारी डेमोक्रेसी में नहीं है। सजा तो इसी जन्म में देना पड़ेगा। और ये जो है कि जैसा बोए पेड़ बबूल के आम कहां से प्रेम कुमार जी, थोड़ा अपन खुल के बात करते हैं। ये जो पाप पुण्य का फैसला है, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे स्वतंत्र देव सिंह, अभी मंत्री भी हैं, उन्होंने ट्वीट किया है पाप पुण्य का हिसाब इसी जन्म में होता है। ठीक है ना सर? तो वो सिंह साहब के साथ में नहीं है, आपके साथ में है, यही होता है। उन्होंने उसकी हिमायत की है। एक और है सुरेश खन्ना, सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने कहा जब जुल्म की इंतहा होती है तो कुछ फैसले आसमान से होते हैं। तो आपसे जानना ये चाहता हूं, एक कानून के राज में, एक लोकतांत्रिक सरकार में, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में बैठे हुए जिम्मेदार लोग इन घटनाओं के संदर्भ में पाप पुण्य का हिसाब जस्टिफाई कर रहे हैं, आसमानी हिसाब बता रहे हैं, तो जमीनी हिसाब कौन करेगा? मेरा सवाल इस बात को लेकर है। क्या इसको लेकर आप शर्मसार नहीं है प्रेम कुमार जी? कहां जा रहे हैं हम? देखिए, शर्मसार होने की घटना सबके लिए है जी, मगर जो लोग कह रहे हैं कि ये पाप और पुण्य से जुड़ा मामला है, जो ये कह रहे हैं कि आसमानी घटना है, कुदरती न्याय है, वो उनको ये भी समझना चाहिए कि न्याय कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है जी। ये सतत प्रक्रिया होती है। अभी जुल्म जब की इम्तहा होती है तो ये भी जुल्म की इम्तहा ही है, अतीक का मारा जाना, और अतीक ने जो कुछ किया वो भी जुल्म की इम्तहा थी जी। तो ये जो जुल्म की इम्तहा है, तो आज जो कुकर्म हो रहे हैं उसका भी तो हिसाब होगा, उसका भी कुदरती हिसाब होगा। जो एनकाउंटर्स के नाम पर मारे जाते हैं उसका भी तो कुदरती हिसाब होगा। तो हम उनसे पूरी तरह से सहमत हो जाते हैं जो पाप और पुण्य की बात करते हैं, जो पाप और पुण्य की बात करते हैं उनके साथ सहमत हो जाते हैं। तो मैं वापस संजीव मिश्रा जी आपके पास आता हूं। क्यों आप इस संदर्भ में इतने उत्साहित हो रहे हैं? क्यों आपको अपनी व्यवस्था पर भरोसा नहीं है? क्यों आपको अपना तंत्र मजबूत नहीं लगता? क्यों आपको इस देश के संविधान के तहत बनाई गई व्यवस्था के अनुसार अपराधियों को सजा दिलाने में यकीन नहीं होता? एक प्रचंड बहुमत की सरकार, एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसकी क्षमता पर अपार भरोसा जनता को है, एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के संदर्भ में अभी तक बहुत संदेह का वातावरण नहीं है, इसके बावजूद भी आपका तंत्र इन दुर्दांत अपराधियों को अदालत के माध्यम से उस अंजाम तक पहुंचा पाने में सफल क्यों नहीं हो रहा? ये सवाल है। क्यों आप सड़क पर ही फैसला कराना चाहते हैं? ये जताने के लिए इस समाज के स्तर पर इसकी सराहना ज्यादा मिलेगी, अदालत से शायद वो मजा ना आए इसलिए, या कोई और वजह? नहीं हिमांशु जी, मुझे नहीं लगता कि जो अभी तक पिछली रिजीम में योगी जी की फर्स्ट सरकार और अब जो दूसरी पारी उनकी शुरू हुई है उसमें कहीं किसी तरीके की इस तरीके की स्थितियां तो नहीं आई। विकास दुबे ने जिस तरीके का माहौल था, जिस तरीके से उन्होंने पुलिस पर अटैक करना चाहा, उसका परिणाम उनको मिला था। जब पुलिस पर आप अटैक भी करेंगे और पुलिस न जवाब दे तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं होगा। आत्म सुरक्षा के लिए के तहत वो तो करना जरूरी है। मुख्तार अंसारी की किस तरीके के उत्तर प्रदेश में स्थिति थी, हाँ, समाजवादी का पार्टी के साथी जरूर कहेंगे, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर कहेंगे कि एक जाति विशेष का हो रहा। विकास दुबे में कहेंगे ब्राह्मणों का अत्याचार हो रहा। गायत्री प्रजापति के बारे में क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि एक बलात्कारी को मंत्री भी बनाते हैं और फिर हटाते भी है और फिर बना देते। तो हालात बड़े अलग है। एक समाजवादी पार्टी के साथी ने कह दिया कि ये वेल प्लान्ड था। क्या इनके पास कोई तथ्य है इस बात के? वेल प्लान्ड है। आप सब ऐसे कह रहे हैं जैसे कि आप बहुत बड़े ज्ञानी टाइप के हैं, ज्योतिषी टाइप के हैं। तो इन सब बातों पे मुझे नहीं लगता कि इससे सफलता मिलेगी समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी में गुंडे अपराधी थे, इस बात को स्वीकारने में क्या दिक्कत थी?
और ये कहना चाहिए था कि हाँ, गुंडे अपराधियों को जो सजा मिल रही है वो हमें ठीक लगती। मुझे तो लगता है कि गुंडे अपराधियों को कौन सी सजा मिल रही है? सड़क पे गोली मारी जा रही है, इसके लिए उन्हें सराहना करनी चाहिए तंत्र की, ऐसी अपेक्षा है आपकी? सड़क पे गोली कैसे मारी जा रही है? सड़क पे अगर असद और गुलाम को का इनकाउंटर हुआ तो वो इन्हीं को छुड़ाने जा रहा था, अतीक को 25 किलोमीटर दूर था। और इस तरीके की स्थिति थी कि अगर कल को अतीक को छुड़ा लिया गया होता झांसी में, तब ये क्या विपक्षी कहते हैं जी, तब कहां कानून व्यवस्था की बात होती जी। तो दोनों तरफ के देखना पड़ेगा जी। आप आधा ग्लास खाली कहेंगे तो आधा ग्लास भरा भी होगा जी। मुझे लगता है कि इस विषय में जिस तरीके से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं, मुझे लगता है कुछ और समय का वो थोड़ा आप बताएंगे संजय मिश्रा जी, इतनी न्यायिक जांच की आप बात कर रहे हैं, 17 लोगों के सस्पेंड की बात कर रहे हैं, किनको निलंबित किया है? प्यादों को? जांच कौन वजीर निलंबित हो गया? थोड़ा हमें अभी रोशनी मिल जाए। कौन सा पुलिस कप्तान निलंबन आदेश के तहत घर बिठा दिया गया है? थोड़ी जानकारी हो जाए, आपके माध्यम से लोग लाभान्वित हो जाएंगे कि किस दमदारी के साथ फैसले लिए जा रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात हिमांशु जी, ये जांच का विषय है और जांच हो रही है और जांच के जब रिजल्ट आएगा, मुझे लगता है दूध का दूध तो जांच का इंतजार उन 17 पुलिसकर्मियों के संदर्भ में क्यों नहीं किया गया? उन बेचारों की कोई आवाज नहीं, उनका कोई माई बाप नहीं, उनके ऊपर किसी का हाथ नहीं, तो 17 पुलिसकर्मियों का निलंबन, और जिनके ऊपर वास्तविक जिम्मेदारी, जो बड़े पदों पर बैठे हैं, उनके संदर्भ में जांच को लेकर इंतजार न्याय है क्या संजीव जी? हिमांशु जी देखिए, यही है योगी जी की सरकार। प्रथम दृष्टिया जो भी दिखाई दिया उस पर कार्रवाई की गई। मैंने बहुत सी सरकारें देखी, 35 साल हो गया मुझे राजनीति करते हुए, तो मैंने देखा है किस तरीके से जांच के नाम पर कुछ नहीं होता था। ये प्रथम दृष्टिया भी कोई कार्रवाई नहीं होती थी। मैंने पिछले 15 साल का, जो 17 से पहले 15 साल की सरकारें थी, उनमें जिस तरीके का अनाचार, दुराचार, अत्याचार और पापाचार हो रहा था, जमीनों पर कब्जे हो रहे थे, एक पर्टिकुलर जाति के लोगों को 75 जनपदों में थानाध्यक्ष बनाया जाता था, मैंने बहुत करीब से देखा है किस तरीके से हाहाकार मचा हुआ था उत्तर प्रदेश की जनता के बीच। कमाल की शैली है संजीव जी, आपसे वर्तमान के सवाल हो रहे हैं तो आपको लगता है कि अतीत के अनुभवों पर बात कर ली जाए ताकि वर्तमान के सवाल को भूल जाया जाए। विचार कीजिएगा, सवाल तो मेरे खड़े हुए हैं जिनके उत्तर आपसे अपेक्षित हैं, लेकिन मेरे पास अशोक यादव जी के पास रुख करना है। और अशोक जी ने कहा कि उन्होंने, लगता नहीं ऐसा कोई बयान है। अशोक जी, मेरी टीम ने मेहनत की, कोशिश की कि आपको उस बयान से रूबरू करा दो जिससे आप रूबरू नहीं हो पाए। राम गोपाल जी ने क्या कुछ कहा, एक बार सुनिए। मीडिया ट्रायल की वजह से ही मारा गया थी। जितने केस बता रहे हैं, अभी एक केस में सजा हुई है, किसी केस में अतीक अहमद दोष सिद्ध नहीं हुआ, किसी केस में, एक में भी। रोज फर्जी सैकड़ों मुकदमे लोगों के खिलाफ लिखाए जाते कि नहीं लिखाए जाते? लिखाए जा रहे हैं तो संख्या बढ़ जाती। अतीक अहमद 89 में, 91 में, 93 में इंडिपेंडेंट एमएलए जीते, 96 में या 95 में समाजवादी पार्टी से एमएलए हुए, 14वीं लोकसभा में समाजवादी पार्टी से फूलपुर से एमपी हुए। तो ये तो था नहीं कि साहब गुंडा और बदमाश सब चुनाव जीत जाते हैं। 3 बार तो किसी पार्टी ने निर्दलीय चुनाव जीता था। जी माननीय अशोक यादव जी, चाहे तो और विस्तार से भी सुनवा सकता हूं आपके सम्माननीय नेताजी के द्वारा गाई जा रही अतीक अहमद की प्रशस्ति। क्या कहते हैं अब तो भरोसा है ना आपके नेता क्या बोल रहे हैं? हिमांशु जी, जिस बयान की बात आप कर रहे हैं, ये बयान हम लोग ऑलरेडी देख और सुन चुके हैं, और इस बयान में कहीं से कोई गलत बात प्रोफेसर साहब ने बोला है क्या? क्या उन्होंने ये गलत बोला कि 3 बार वो निर्दलीय विधायक रहे, इतनी बार वो सांसद रहे, इतनी बार इस दल से विधायक रहे, इतनी बार इस दल से सांसद? उन्होंने इतना ही नहीं बोला है, माफ कीजिएगा अशोक यादव जी, उन्होंने बताया मामले हैं, सजा कहां हुई? एक मामले में अभी हो गई, बाकी इस देश में तो हजारों फर्जी मुकदमे लिखाए जाते हैं, इसलिए संख्या बढ़ जाती है। आप ही के नेताजी ने बोला, कहो तो दोबारा सुनो। उसमें क्या गलत उन्होंने बोला, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बिल्कुल, अब आए ना आप असल बात में, अब खुल के बोलिए, थोड़ा मन आनंदित हो, पता तो चले देश को कि अतीक अहमद कितनी बड़ी हैसियत के व्यक्ति थे, कितने लोकप्रिय व्यक्ति थे, कितने समाज के लिए समर्पित व्यक्ति थे। बेवकूफ हैं वो लोग जो अतीक अहमद को दुर्दांत अपराधी समझ रहे हैं। बताइए बताइए।
हिमांशु जी देखिए, किसी भी चीज का दो पहलू होता है जी, ठीक है, किसी भी चीज का दो पहलू होता है जी। उन्होंने एक पहलू की चर्चा की, आतिक अहमद के एक पहलू की चर्चा उन्होंने किया, इतनी बार विधायक थे, इतनी बार सांसद थे, मीडिया ट्रायल हुआ और मीडिया ट्रायल की वजह से उनकी हत्या हुई, ठीक है। तो इसमें कहीं से एक रत्ती भी उन्होंने गलत नहीं बोला, एक रत्ती भर उन्होंने गलत नहीं बोला, क्योंकि मीडिया ट्रायल जो हो रहा था, आतिक अहमद हो नहीं रहा था, करवाया जा रहा था मीडिया ट्रायल। और ये इसलिए मीडिया ट्रायल, मैंने शुरू में ही बोल दिया था, मीडिया ट्रायल क्यों करवाया जा रहा था, क्योंकि इस मुद्दे को अशोक जी सीधी सीधी बात ये करिए, अतीक अहमद को आप क्या मानते हैं? एक डॉन, अपराधों में डूबा हुआ व्यक्ति, एक ऐसा शख्स जिसने लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, या आप मानते हैं समाज के लिए समर्पित एक मसीहा, एक जिसने लोगों की जिंदगी बनाने का काम किया, जिंदगी संवारने का काम किया, सियासी साजिश का शिकार हो गया और देखो बेचारा मारा गया। पता चल जाए ना अशोक जी, लोगों को गलतफहमी हो जाती है कई बार, वो गलतफहमी दूर कीजिए। हिमांशु जी कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, क्या 3-3 बार चुनाव पूरी जनता को डरा धमका के जीत सकता है क्या? जी कोई भी व्यक्ति हो, मैंने पहले ही कहा, दो पहलू होते हैं हर पक्ष के, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो अगर अतीक अहमद के निगेटिव पहलू की चर्चा किया जा रहा है, तो निगेटिव पहलू में एक माफिया थे अतीक अहमद, उसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर उनके पॉजिटिव पहलू की बात किया जाए कि इतना बड़ा राजनीतिक कैरियर अतीक अहमद का था, इतने बार विधायक, इतने बार सांसद, तो क्या उसको आप झुठला सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं झुठला सकता। कैसे झुठलाऊंगा मैं? मेरी क्या हैसियत? जनता ने चुना, जिस तरीके से भी वोट पाके चुना। कमाल की बात तो यह है जो दर्शकों को जाननी चाहिए, जिस अतीक अहमद की इतनी पैरवी की जा रही है, उसके भाई होते थे अशरफ, प्रकरण सारा वहीं से शुरू होता है। अतीक अहमद सांसद हो गए, अपनी विधानसभा की सीट पर अपने भाई को चुनाव लड़वा दिया समाजवादी पार्टी के टिकट पे, और उनका एक पुराना साथी राजू पाल, वो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ लिया। जनता से गड़बड़ हो गई, उसने अशरफ को हरा दिया, राजू पाल को जिता दिया। कहानी ये बताई जाती है कि 3 महीने के भीतर ही उन बसपा विधायक राजू पाल की, जिनकी 9 दिन पहले ही शादी हुई थी, दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। माना यही गया अतीक अहमद के द्वारा यह हत्या कराई गई, अशरफ की उसमें सहभागिता। कमाल ये देखिए भारत की सियासत के संदर्भ में, जिसमें प्रेम कुमार जी आपकी टिप्पणी चाहिए कि अशरफ चुनाव में उतरे समाजवादी पार्टी के टिकट पर, और राजू पाल की विधवा पूजा पाल वह चुनाव में उतरी। जनता ने पूजा पाल को हरा दिया, अशरफ को जिता दिया। अब बसपा की सरकार आ गई तो उसके बाद अतीक अहमद के 1.5 दिन शुरू हो गए और वो जेल में भी दिख गए। तो प्रेम कुमार जी, अब अगर हमें माननीय अशोक यादव जी ये समझा रहे हैं कि माफिया तो छोड़िए, 3 बार निर्दलीय आदमी ऐसे नहीं जीत जाता। राम गोपाल जी भी देश को बता रहे हैं, मीडिया ने ट्रायल करके ऐसा बना दिया। आप क्या कहते हैं? कुल मिला के समझ में ही आया, अदालत कसूरवार नहीं, रामनिवास जी ने बता दिया पुलिस वाले भी कसूरवार नहीं, नेता भी बता दे रहे हैं हम कसूरवार नहीं। तो आखिरी में कुल मिलाकर समझ में यह आया कि कसूरवार मैं और आप हैं प्रेम जी। ये मीडिया है जो पूरे माहौल को बनाए हुए है, बाकी तो सब मसीहा हैं, अपराधी के तौर पर केवल मीडिया है। प्रेम कुमार जी, अपनी इस स्वीकारोक्ति को लेकर आपको कोई आत्मग्लानि है? आप कोई प्रायश्चित करना चाहेंगे? आप क्या कार्यक्रम में माफी मांगना चाहेंगे देश की जनता से? साहब, हम लोगों से बड़ी गलती हो गई है, हम ही हैं इस देश के संदर्भ में जो कुछ भी गलत हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार। क्या कहते हैं प्रेम कुमार जी? देखिए द्विवेदी जी, मीडिया तो ऐसी चीज है जिसके लिए जो मीडिया का इस्तेमाल करता है वो भी मीडिया को कोस रहा होता है जी। जो लोग मीडिया का इस्तेमाल कर लेते हैं वो भी मीडिया को ही कोसते हैं जी। और मीडिया को कुछ घरानों में बांध करके नहीं देखा जा सकता। कुछ लोग घरानों में बांध करके उस पर प्रभाव जमा करके सोचते हैं मीडिया पे कब्जा हो गया, तो वो भी सच नहीं है। ये एक पहलू है। लेकिन आपका जो गंभीर प्रश्न है वो जनता का जो फैसला आता है, अब कई बार ऐसा होता है जो क्रिमिनल को जनता जिता लेती है और जो जेन्युइन आदमी है वो चुनाव हार जाता है। हम लोग के पास बहुत उदाहरण है, टीएन शेषन भी हारे, शर्मिला हिरोम भी हारी, जो कि इतनी बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ी, मैंने बहुत उदाहरण दिए जा सकते हैं। कहाँ लगे हैं प्रेम कुमार जी? जिन अंबेडकर की जय जयकार करने के लिए सारे लाइन में लगे हैं, वो अंबेडकर अपने जीते जी जो है चुनाव हारते गए। तो कहानी तो बहुत बड़ी है।
बस प्रतीकात्मक रूप से मैंने एक दो नाम गिनाए, तो ये बड़ी सूची है। पर बात ये है कि जो तर्क समाजवादी पार्टी से आ रही है वही तर्क तो बीजेपी भी देती है कि भाई नरेंद्र मोदी जी की सरकार बार बार रिपीट हो रही है हर राज्यों में, तो उनके राज्य में जो भी गलत काम हुए सब सही है। समाजवादी पार्टी भी वही बोल रही है। तो राजनीतिक दलों की भाषा सुविधा अनुसार है, अपनी सुविधा के हिसाब से बोल रहे हैं, लेकिन असल बात जो है कि ये जो क्राइम हुआ अब अतीक अहमद को लेकर के राम गोपाल जी का आपने सुनाया स्टेटमेंट, लेकिन हम अपने में भी देखें, हम कहा अतीक अहमद मारा गया, अतीक अहमद बोल करके हम भी उन अतीक अहमद को इज्जत दे करके ही बात कर पा रहे हैं। क्यों? इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत, इसीलिए क्योंकि अतीक अहमद का अतीत कहीं ना कहीं सांसद और विधायक के रूप में भी था। नतीजा ये है कि देखिए आरजेडी के तेजस्वी यादव ने अतीक जी कहा, उस पर भी उस पर चर्चा हो रही है कि अतीक जी क्यों बोला जाए, और हम लोग भी यहाँ अतीक अहमद को कोई निरादर करके बात नहीं कर रहे हैं, आदर देते हुए बात कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रश्न है कि क्या किसी क्रिमिनल को जिसको सजा दे दी गई है उसको हम इज्जत देकर बात करें या ना करें? तो क्या कह के बात कर रहा है? अब अतीक अहमद के साथ में मैं कौन सा विशेषण लगाऊं? प्रेम कुमार जी, नाम है अतीक अहमद कह के तो बात करूंगा, इसमें कौन सी इज्जत दे दी? थोड़ा मुझे ये भी बता दे, क्या कह के बात करूं? देखिए, आप अपने वाक्य में जब देखेंगे जो भी अब तक संबोधन हुआ है तो उसमें एक इज्जत देके ही बात की गई है, लेकिन हम इसके भाई तो मैं घोषित तौर पे कार्यक्रम में कहता हूं, मेरे मन में तो अतीक अहमद को लेकर कोई इज्जत नहीं है। अगर आपको समझ में आई है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। मेरी उसके सांसद होने के संदर्भ में, जनप्रतिनिधि होने के संदर्भ में किसी किस्म की कोई इज्जत नहीं। एक व्यक्ति जो आतंक का पर्याय था, जिसने समाज के संदर्भ में गलत मिसालें पेश की, उसके संदर्भ में क्या सहानुभूति और क्या सम्मान, विषय ही नहीं। बहरहाल हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं। हमारे साथ में सखाराम सिंह जी जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, कुल मिलाकर बात संघर्ष की यह है इस समय, जिस पर आपकी टिप्पणी अपेक्षित है कि राज किसका रहेगा, कानून का या हुक्मरान का? यह सवाल खड़ा हो गया है। एक वर्ग है जो मानता है कि कौन दोषी है, कौन निरपराध है, इसका फैसला करने की जगह तो अदालत है। क्या कार्यपालिका यह फैसले लेगी क्या गलत है, और क्या वो उस अनुसार सजा भी दे देगी? और अगर वो ऐसा दे देगी तो देश जाएगा कहां? ये सवाल जहन में आता है। थोड़ा समझाएंगे आप? संविधान बना है, संविधान में किसको सही गलत का फैसला किसका सुप्रीम किसका माना जाएगा, वो संविधान में उसका उल्लेख है। तो इसमें उसमें विभेद के कोई आवश्यकता नहीं है जी। संविधान में तभी यही है कि भाई अगर दो आदमी का झगड़ा है तो अदालत ही फैसला करेगी, तो वो अदालत ही है, वो संविधान में भी लिखा है। और तो साहब ऐसा हो कहाँ रहा? आजकल तो बुलडोजर चल रहा है। एक मामले में FIR दर्ज होती है, दूसरे दिन प्रशासन जो है बुलडोजर लेकर उसके मकान पे चढ़ा जाता है, उसके फार्म हाउस पे चला जाता है। तो थोड़ा सा इसके विषय बताए ना, क्योंकि अदालत तो कोई रोकती हुई दिख नहीं रही है। तो कैसे माने कि फैसला अदालत को करना है? अब तो ऐसा लग रहा है जिनकी सत्ता है उन्हें फैसला करना है। चलिए, ये सब चलता रहेगा, ही खत्म नहीं होगा। सिंह साहब इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, पर रामनिवास जी हमारे साथ में हैं। रामनिवास जी कितना मुग्ध होते हैं कि आपको ऐसा मौका नहीं मिला, जब ऐसा दौर आया आप सेवानिवृत्त हो गए। इस बात का कोई अफसोस रहता है क्या? कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए। अगर हमने तय कर लिया कि ये दोषी है तो अदालत बाद में फैसला करेगी, हम सजा अभी दे देते। कैसा रहे? इस प्रक्रिया में फैसला तो अदालत का ही रहना चाहिए जी। और पुलिस का जो दायरा है, पुलिस उसमें यदि कानून रूप से काम करे तो बहुत शक्तियां हैं, वो उसमें भी जनता को न्याय दे सकती हैं। लेकिन अंतिम फैसला अदालत का ही हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि वो उन्हीं का, उसी से सारी की सारी चीजें रहेंगी। तो मैं उस बात से रखता हूं कि सहमत हूं कि भाई फैसले अदालत के, पुलिस का अपने दायरे में काम, कार्यपालिका का जो बाकी उनका अपने दायरे में काम, और हुक्मरानों का अपने दायरे में काम। नहीं, आदर्श तो ठीक है, पर आप तो समाज में जीवंत व्यक्तित्व हैं रामनिवास जी। देख ही रहे हैं, आज पता चला कि कोई रेप का आरोपी है, उसका पूरा परिवार सड़क पर आ गया। क्यों? क्योंकि उसके मकान पे बुलडोजर चल गया, JCB पहुंच गई। तो ये सिलसिले अब आम हो गए और इसके माध्यम से बताया भी जाता है।
जो अपराध करेगा मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अपराधी मिट्टी में मिला कि नहीं मिला पता नहीं, पर उसका घर तो मिट्टी में मिल ही जाता है। तो इसके संदर्भ में थोड़ा बताइए ना, ये किस कानून के दायरे में आता है, किस विधि प्रक्रिया के तहत होता है? इसमें दिक्कत यह है कि जो लोग इस प्रकार का अपराध करते हैं वो जमीन पे कब्जा भी करके रखते हैं। यदि जमीन, उसका मकान ठीक भूमि पे बना हो और कायदे से बना हो तो फिर कोई भी सरकार नहीं तोड़ सकती। लेकिन ये एक प्रक्रिया है कि ये जितने भी जो अपराधी हैं वो जमीनों पे कब्जा करना या बाकी करना, तो उस तरीके से फिर जब प्रशासन देखता है कि इसने जमीनों पे कब्जा किया हुआ तो उस जो चाहे ग्रामीण गांव। तो एक और टिप्पणी के साथ में अपनी बात को पूरा करूं कि कुल मिलाकर किसी ने कब्जा किया है अवैध या नहीं किया है, प्रशासन इसकी चिंता तभी करेगा जब आप इसके अलावा भी कोई ठीक सा अपराध कर दोगे। केवल कब्जे वब्जे कर रहे हो तो उसमें सरकार को दिक्कत नहीं है, पर अगर आपने रंगदारी की, अगर आपने हत्या कर दी, आपने बलात्कार कर दिया, आपने जो है कुछ डकैती वकैती कर दी, तो फिर जाके सरकार काम करेगी और उस कब्जे को ध्वस्त करेगी। अगर आप केवल कब्जे करो तो सरकारों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही रामनिवासी उसमें भी प्रक्रिया जो है, उसमें भी जो भी हमारे तंत्र है उसका एक तरीके से हम फेल्योर मानेंगे। जब कब्जे भी लगातार हो रहे थे तो भी रोकना चाहिए था, लेकिन तब रोक नहीं पाए, या कोई भी कारण रहे, चाहे राजनीतिक कारण है, चाहे प्रशासनिक कारण है या सामाजिक कारण, दोनों तीनों कारण है उसमें भी। तो लेकिन जब वो कोई अपराधी वो कर देता है तो फिर उस बात को देख जनता की सहमति मिलती है, वो प्रक्रिया वो है, और उसमें वो जाके वो कानून का जामा पहना के उसको प्रक्रिया को पूरा। तो कुल मिलाकर जिसमें ताली बजे उस काम को करने में दिलचस्पी है। एक आखिरी टिप्पणी मुझे प्रेम कुमार जी से चाहिए। क्या कहते हैं प्रेम कुमार जी? सही गलत महत्वपूर्ण नहीं है, समाज ताली किस पे बनाएगा, किस पे ताली ज्यादा जोर से आवाज करेगी, अब सरकारों का ध्यान इस पर रहता है। जितनी जोर से ताली मिलेगी उस अनुसार कार्रवाई हो जाएगी, चाहे सरकार किसी की भी हो। क्या कहते हैं आप? हिमांशु जी, हमारे लिए सही और गलत ही महत्वपूर्ण है, और इसी वजह से हम बहुत बार अप्रिय हो जाते हैं बोलते समय कई लोगों के लिए। लेकिन जिनके लिए सही और गलत महत्वपूर्ण नहीं है, जिनके लिए तालियां महत्वपूर्ण है, वो अपना काम कर रहे हैं, करेंगे। लेकिन सच बताना और सही बोलना ये एक प्रक्रिया है, ये एक स्वभाव है, और पत्रकारीय स्वभाव को जिंदा रखने की जरूरत है, ऐसा मैं मानता हूं। तो प्रेम कुमार जी ने कहा कि हम तो सही बोलेंगे, लेकिन प्रेम कुमार जी का सही बोलना मायने नहीं रखता, पत्रकारों का सही बोलना मायने नहीं रखता। मायने अगर रखता है तो वो ये जिनका ये देश है, मतलब हम लोगों का, इस समाज का, वो क्या सही को सही और गलत को गलत समझने के लिए तैयार है। अगर तात्कालिक आवेश में आकर हम उन बातों के लिए सराहना करने लगेंगे जो वस्तुतः सही नहीं है, तो फिर आने वाले भविष्य को लेकर उम्मीद हमारी धूमिल होती जाएगी। देश में कानून का राज होना चाहिए, देश में संविधान सम्मत तरीके से अपराधियों को दंडित किया जाना चाहिए, समय रहते किया जाना चाहिए। यह एक सुसभ्य समाज के अंदर की जा रही अपेक्षा है। क्या भारत इस संदर्भ में विश्व में मिसाल बनेगा, या हम सड़क पर फैसले करके तात्कालिक रूप से ताली बजवा लेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी को किसी बड़े खतरे में डाल देंगे? इस पर विचार होना चाहिए। अतीक अहमद की जगह जहां हो सकती थी, हो सकता है वो वहीं पहुंचा हो, लेकिन जिस तरीके से पहुंचा है उसके स्थान पर अगर वो अदालत के माध्यम से पहुंचा होता तो समाज में कानून के प्रति सम्मान स्थापित होता। पूरे तंत्र की यह विफलता है कि अतीक का फैसला अदालत में नहीं बल्कि सड़क पर हुआ। आने वाले समय में फैसले अदालत में हो, यह तंत्र की कोशिश होनी चाहिए। इस अपेक्षा के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर इस पूरे मसले को समर्पित है कि जिंदगी एक हादसा है और कैसा हादसा। कि जिंदगी एक हादसा है और कैसा हादसा, मौत से भी खत्म जिसका सिलसिला होता नहीं। जिगर मुरादाबादी ने क्या कमाल का शेर कहा था। अतीक अहमद तो चला गया, लेकिन इसके बावजूद भी सवाल बाकी है। इन सवालों के हमें उत्तर चाहिए और ये उत्तर हम लेकर रहेंगे। इस संकल्प के साथ मुझे दीजिए, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सदा प्रणाम।